हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस, जिसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे PCl5 और PF3 के। इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं हम SN से, और बिल्कुल इजी से एग्जांपल थे PCl5 और BF3, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज हम जो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एलीन का एग्जांपल। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा एग्जांपल। हमारे पास टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक है हमारे पास improper rotational एक्सिस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं SN से। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्या है इसका मतलब? कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में पहले परपेंडिकुलर प्लेन और उसके बाद हम एंगल से, एक फिक्स एंगल से रोटेट करें, तो हमारे पास यदि बनने वाली स्ट्रक्चर हमारी ओरिजिनल स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट हो तो हम कहेंगे कि उसमें SN प्रेजेंट है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम पहले रोटेशन करवाएं, उसके बाद एक परपेंडिकुलर प्लेन पास करें, तो हमारे पास बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट मिल जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास SN प्रेजेंट है। एग्जाम्पल हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे? PCl5, BF3 के बहुत ही इजी एग्जाम्पल थे जो हमने डिस्कस कर दिए थे, जिसमें S3 प्रेजेंट थी। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एलीन का एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। होता क्या है, एलीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? यदि मैं एलीन की स्ट्रक्चर ध्यान से देखूं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इस प्लेन में, दूसरा हाइड्रोजन भी इसी प्लेन में। इस कार्बन पे जो दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। ये बिलो द प्लेन है, इसको H4 नाम दे देता हूं। होता क्या है कि हम जब भी SN पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में SN होने के लिए CN का होना जरूरी है। लेकिन एलिन जैसे एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो SN होने के लिए वहां पे CN प्रेजेंट नहीं है। जैसे इसको यदि हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से यदि समझें, तो हमने जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब पढ़ी थी तब हमने देखा था कि यहाँ से एक इमेजिनरी एक्सिस पास करने पर या फिर इसको 180 डिग्री से रोटेट करने पर हमारे पास एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि एक C2 यहाँ से प्रेजेंट थी। ठीक है, एक हमने बोला था कि यहाँ से हम एक इमेजिनरी एक्सिस पास करें तो एक C2 यहाँ से भी प्रेजेंट थी, और एक इमेजिनरी यहाँ से पास करें एक्सिस तो एक C2 यहाँ से भी प्रेजेंट थी। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि टोटल नंबर ऑफ C2 इसमें कितनी थी? इसमें थी सॉरी 3 C2 यहाँ पे प्रेजेंट थी। अब यदि मैं इन सबको हटा दूं और हमारे पास ये जो एक इमेजिनरी एक्सिस है हमारे पास, इसको यदि मैं इस बार 180 से रोटेट ना करवा के 90 डिग्री से रोटेट करवाऊं। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को आप दिमाग में फिट कर लें कि हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, उस पे ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड है दोनों वो कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, और इस कार्बन पे जो दोनों बॉन्ड हैं वो दोनों हाइड्रोजन वो कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। यानी यहाँ पे दो ऐसे और यहाँ पे दो ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर प्लेन में हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यदि मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूं, ध्यान से देखें इसको, 90 डिग्री से रोटेट करने पर क्या होगा? हमारे पास कोई दो बॉन्ड ऐसे थे, इसको 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ऐसे हो जाएंगे। भाई हमारे पास दो बॉन्ड ऐसे हैं, इसको यदि मैं 90 डिग्री ऐसे रोटेट करूं या फिर इसको इस तरीके से रोटेट करूं तो ये इस तरीके से बॉन्ड हो जाएंगे। मतलब ये जो बॉन्ड है इस प्लेन में है, इसको 90 डिग्री से रोटेट करने पर इसके परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे। कैसे? हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर थी। H1 जो है ये बॉन्ड ऐसे था, इसको 90 डिग्री से रोटेट करने पर ये ऐसे घूम के कहा जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यानी हमारे पास ये आ जाएगा, अबो द प्लेन आ जाएगा H1, और ये जो हाइड्रोजन है ये घूम के पीछे से घूम के नीचे से घूम के कहाँ चला जाएगा? ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये इस तरीके से लगे हुए थे, इसको 90 डिग्री से रोटेट करूं मैं यदि, तो ये बॉन्ड इस तरीके से हो जाएंगे। यानी हमारे पास ये जो है ये बॉन्ड इस तरीके से हो जाएंगे, ये H4 और ये H3। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं ये और ये स्ट्रक्चर को यदि मैं आपस में कंपेयर करूं, तो देखिए इस कार्बन पर इसको कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 दे दूं, यहाँ पे 1 2 3 दूं, तो 3 नंबर जो कार्बन था हमारे पास
उस पे हमारे पास 2 बॉन्ड ऐसे लगे थे, अब 2 बॉन्ड 3 नंबर पे ऐसे लगे हुए हैं, कैसे? 90 डिग्री से रोटेट करने पर। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन पहले इस पोजीशन पे थे, अब वापस हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन नहीं आए, तो इसीलिए आपस में स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारे पास है, ये है 90 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है? इससे रोटेट करने पर हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये CN तो नहीं हो सकती, ठीक है? इसको CN नाम हम कब देते हैं? जब इसको एक एंगल से रोटेट करने पर स्ट्रक्चर आइडेंटिकल मिल जाती, तो हम इसको CN नाम देते। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया हमारे पास कि ये CN नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन पास करूँ, यहीं से क्यों पास किया मैंने प्लेन? क्योंकि हमने इस एंगल से इस इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट किया, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हुआ हमारे पास? ये प्लेन होगा। इस प्लेन से यदि मैं इसको रिफ्लेक्ट करूं, या फिर ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल पड़ा है, इसके सामने मैं यदि मिरर ला के रख दूं, तो इसकी मिरर इमेज हमारे पास क्या बनेगी? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये जो 3 नंबर हाइड्रोजन है, 3 2 1 कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। ये जो H2 और H1 है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है? ये H1, ये जो हाइड्रोजन H4 वो H3 है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, H4 और H3 इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब यदि इसको मैं 1 स्ट्रक्चर नाम दूं, इसको 2 नाम दे दूं, इसको 3 नाम दूं, तो ध्यान से देखें आप इस स्ट्रक्चर को। ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट है। कैसे? क्योंकि ये जो कार्बन है, इस कार्बन की जगह H1 और H2 कैसे है? इस प्लेन में है, ठीक है? यहाँ पे जो कार्बन है, उस कार्बन पे भी जो H1 जो H4 वो H3 है, कौन से? इस प्लेन में। भले ही हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया, नंबर हमने किस लिए दिए? ताकि समझ में आए कि किस तरीके से एटम रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे दिख रहा है हमें। लेकिन है तो हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होती है और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपस में कैसी है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब यहाँ से मैं एक सिग्मा एच यानी इसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करने पर हमारे पास बनने वाली स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट मिल रही है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे S4 प्रेजेंट है। ये कभी नहीं सोचे कि इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है या फिर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो इसमें S2 प्रेजेंट होगी, बिल्कुल नहीं। इसमें S4 इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट होती है। बिल्कुल बड़ा मजेदार मॉलिक्यूल है ये। अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि Sn प्रेजेंट होने के लिए Cn का भी जरूरी है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें Sn होने के लिए Cn प्रेजेंट होना कोई जरूरी नहीं है। उसको 90 डिग्री के या फिर एंगल ऑफ 90 डिग्री के एंगल ऑफ रोटेशन से भी रोटेट करने पर हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है हमारे पास। उसके बाद एक परपेंडिकुलर प्लेन पास करने पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है। इट मींस हमारे पास एलीन में S4 इन प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर S4 इन प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट है। तो बिल्कुल ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस देखें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है H1 H2 एक प्लेन में, ये इसके इनके कंपैरिजन में ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। इसको 90 डिग्री से रोटेट करने पर हमारे पास स्ट्रक्चर सेकंड मिली है। ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए जो हम जिस एंगल से रोटेट कर रहे थे उसको हम CN नाम नहीं देंगे। उसके एक परपेंडिकुलर प्लेन पास करने पर हमारे पास बनने वाली स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर की इक्विवेलेंट मिल रही है। इसका मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे एक S4 प्रेजेंट है। तो बिल्कुल ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। एक एग्जांपल है मीथेन का, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम S4 या फिर S3 जो भी प्रेजेंट है इन प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस, वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें